सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में मौजूद हूं, जिसको आप देख सकते हैं कि बच्चों के कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। 35 बेड यहां पर लगाए गए हैं और सबसे खास बात आप देखिए, ये पूरा प्ले सेक्शन बच्चों के लिए बनाया गया है। घर से दूर अगर बच्चे हैं तो उन्हें किस तरह से माहौल दिया जाए कि यहाँ पर तकलीफ ना हो। आप देखिए पूरी तैयारी बच्चों के लिए, यहाँ पर प्ले सेक्शन है, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए वहाँ पर कुछ किताबें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज़ भी बच्चे कर पाएँ, इसके लिए एक टीवी स्क्रीन है, वाईफाई कनेक्शन है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलग अलग कैबिन है। आप देख सकते हैं 5000 स्क्वायर फीट पर ये पूरा कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है बच्चों के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएमओ में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ही अंदेशा जताया गया है कि अक्टूबर महीने में एक नई लहर, तीसरी लहर आ सकती है कोविड की और ख़ासतौर से बच्चों पर इसका प्रभाव दिख सकता है। इसी बीच अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये अंदेशा पहले से यहाँ पर जताया जा रहा है और तैयारी काफ़ी पहले से चल रही है। तो इसके पहले बीकेसी, नेस्को में भी इस तरह की तैयारी थी और अब एक अलग से कोविड केयर सेंटर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर कलीना कैंपस में तैयार किया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं और ये क्या पूरी तरह से ये सेंटर तैयार है बच्चों के लिए? जी मैडम, ये पूरी तरह से सेंटर तैयार है और ये लास्ट सैटरडे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन पे किया है। अभी यहाँ पे बच्चों को, छोटे बच्चों को, 12 साल की कम उम्र वाले बच्चों का ध्यान में रखते हुए ये सब तैयारी की है ताकि वो अपने घर से बाहर भी रहेंगे तो उनका ऐसा कोई भी फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग घर से बाहर है, बोर हो गए। उनका पढ़ाई में कोई कटौती नहीं होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे वाईफाई लगाया हुआ है और टीवी का भी अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि वो पढ़ाई, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग तरफ से व्यवस्था की गई है उनका मनोरंजन के लिए भी। जी सर, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स होंगे शिफ्ट में और क्या माइल्ड से मॉडरेट बच्चों को यहाँ पर लाया जाएगा और किन अस्पतालों से टाई अप किया गया? हाँ मैडम, यहाँ पे माइल्ड से मॉडरेट बच्चों को भी लाया जाएगा और ये जो सेंटर है वीएन देसाई हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उनसे टाइप किया है। अगर यहाँ पे कुछ इमरजेंसी लगती है तो वो बच्चे जो है न्यूरॉन हॉस्पिटल और गुरु नानक हॉस्पिटल और वीएन देसाई हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करने की व्यवस्था की है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी जो कि वेल इक्विप्ड है, उसको रखा गया है 24/7 के लिए और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन बेड भी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस की भी तैनाती होगी। तो देखिए इतनी तैयारियां हैं, पर हम तो यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएं। लेकिन अब देखिए गृह मंत्रालय ने खुद ही ये अंदेशा जताया है कि तीसरी लहर अक्टूबर महीने में आ सकती है, तो ये तैयारी बेहद अहम है और महाराष्ट्र काफ़ी पहले से ये तैयारियां कर रहा है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से इन तैयारियों के बीच बच्चों की वैक्सीन को लेकर हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जाइडस कैडिला को कि ज़ाइकोव डी को इजाज़त मिल गई है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए। 12 से 17 साल के बच्चों पर इनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ, लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्या ये पूरी तरीके से सेंटर्स में पूरा हो पाया है? मुंबई के बीएमसी के नायर अस्पताल की अगर हम बात करें तो 50 वॉलंटियर्स उनको चाहिए थे क्लिनिकल ट्रायल के लिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि सिर्फ 11 बच्चे ही क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हो पाए हैं। ऐसे में माता पिता से हमने बात करके समझने की कोशिश की कि हिचक और चिंताएं क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरी बेटी कारुण्या जो 20 साल की थी, वो वैक्सीन लगाई, जून 8 को लगाई। जून 18 को उसको एडवर्स इफेक्ट हो गए, ज़्यादा थ्रोट पेन हो गई, चल नहीं पाई और फीवर भी बहुत था। तो 3 वीक हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज पीएसजी हॉस्पिटल में एडमिट किया हमने। 3 वीक के बाद वो हमको छोड़ के चले गई। मेरी बेटी कोयम्बतूर की सुजीनी वेणुगोपालन ने करीब 43 दिन पहले अपनी 20 साल की बेटी करुणाया को खो दिया। बेटी ने 8 जून को यानी करीब 75 दिन पहले वैक्सीन ली थी। सुजीनी चाहती हैं वैक्सीन से पहले बच्चों की जरूरी जांच हो और माओं को इसके लिए जागरूक किया जाए। मेरी बेनती है कि जो भी 30 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगवाएं और भी टेस्ट करवा के लगवाएं। इससे कम उम्र बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की 18 साल की रिथाइका गंगू की ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग के कारण 19 जून को मौत हुई। रिथाइका की मां कहती हैं कि मौत से करीब 20 दिन पहले 29 मई को उनकी बेटी ने टीका लगवाया था। मेरी खुद की बेटी, मेरी बड़ी बेटिया रिथाइका, जो सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने जब कोविशील्ड का फर्स्ट डोज वैक्सीन लिया थी, ठीक
20 दिन में उनका देहांत हो गया। अब एक माँ के हिसाब से जो मुझ पे गुजर रही है मेरी बेटी के गुजरने के बाद, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये जो वैक्सीन्स अब लगवा रहे हैं ये हर किसी के लिए सूट नहीं करते, स्पेशली बच्चों के लिए। हमने रितिका के ऐसे होने के बाद हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, रितुस वैक्सीन अवेयरनेस कैंपेन, जो बाकी पेरेंट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं कि आप लोग अपने को या बच्चों को लगवाने से पहले आप एजुकेट करो खुद को उसमें क्या है, क्योंकि ऐसे कुछ टेस्ट अभी नहीं है जो पता पाएगा कि ये आपके बच्चों के लिए सही है या गलत है। भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम जारी है। अलग अलग शहरों में ट्रायल शुरू है। मुंबई के नायर अस्पताल में करीब 1.5 महीने पहले जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ था। इसके लिए 12 से 17 साल की उम्र तक के 50 बच्चों की जरूरत थी, लेकिन अब तक सिर्फ 11 बच्चे ही ट्रायल में शामिल हो पाए हैं। माओं में चिंता है। यहाँ पे यंग अडल्ट्स की डेथ्स हो रही है, तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन को कैसे हमारे बच्चों को ट्रायल्स लेने के लिए भेजें? कभी नहीं भेज सकते। हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड वैक्सीन जो आ रहा है मार्केट में, वो तो ट्रायल भी नहीं हुआ, उसको तो टाइम भी नहीं हुआ है। तो मैं मेरे बच्चों को, ये कोई भी माँ अपने बच्चों को गिनी पिक नहीं कर सकती और नहीं भेज सकती किसी भी ट्रायल के लिए। अब 12 साल से छोटे बच्चों पर भी ट्रायल की बात हो रही है, पर 12 से 17 साल के वॉलंटियर्स जुटाने में परेशान मुंबई के अस्पताल को ये और मुश्किल लग रहा है। रेगुलेटर के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रयास जारी है। इजाजत मिलने पर कुछ दिनों में हम छोटे बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करेंगे। जल्द ही शुरू करने की कोशिश है। डू दैट ट्रायल वेरी सून। देश में 58 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और 19 जुलाई को जारी एक आंकड़ा बताता है कि वैक्सीनेशन के बाद देश में सिर्फ 60 लोगों में एडवर्स इफेक्ट दिखे हैं, यानी वैक्सीन सुरक्षित है। ट्रायल से कतराते परिजनों को देख लगता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर शायद और जागरूकता की जरूरत पड़े। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां चूड़ी बेचने वाले एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो युवक नजर आ रहा है उसकी पहचान 25 साल के तस्लीम के रूप में हुई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 3 की गिरफ्तारी हुई है और 25 लोगों की पहचान की जा रही है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। इंदौर के गोविंदनगर इलाके में चूड़ियां बेचने आए तस्लीम की कुछ गुंडों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्लीम ने आरोप लगाया कि उससे पैसे और मोबाइल भी लूट लिया गया। यहाँ पे माल घोंस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा ज्यादा। पीड़ित घटना के बाद थाने नहीं पहुंचा। देर रात कई लोगों ने थाने का घेराव किया, तब पुलिस ने गैर कानूनी रूप से जमा होने और दंगा करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने उस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और चूंकि पुलिस के पास में वीडियो था ऑलरेडी, तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें से 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं, बाकी को प्रोवोक कर रहे हैं। पीड़ित के साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाले कुछ लोग हैं। आगे वो किससे जुड़े हुए थे, किससे नहीं जुड़े हुए थे, ये विवेचना का विषय है। वो घटना के बाद जिन लोगों ने थाने का घेराव किया, प्रशासन का उस मामले में कहना है कि इसके पीछे पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन के लोग हो सकते हैं। सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई, पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है, उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। कल भी जो देखने में आया, जो हम लोगों को सूचना मिली, उन लोगों ने भड़काने का प्रयास किया। सच्चाई क्या है? वहीं गृह मंत्री ने बयान दिया कि नाम बदलकर चूड़ी बेचने की वजह से लोग उग्र हुए। वो चूड़ी बेचता था, चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं। मॉनसून सत्र में सरकार ने विधानसभा में बताया था कि मार्च 8 को धर्म स्वातंत्र्य कानून लागू होने के बाद राज्य में धर्म बदलकर शादी करने के 28 मामले दर्ज हुए, जिसमें 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सबसे ज्यादा 5 मामले इंदौर में दर्ज हुए। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में 2 समुदायों के बीच टकराव की कई घटनाएं हुई। 13 अगस्त को बॉम्बे बाजार में वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और उनके चाचा के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। 15 अगस्त को झंडा वंदन के बाद नारों को लेकर कथित तौर पर 2 समुदायों में एक सोसाइटी में झड़प हो गई। 15 अगस्त को ही राजबाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मंच और मंच के नीचे से 2 समुदायों के बीच उन्मादी तरीके से धार्मिक नारे लगे। इंदौर की घटना से 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला कि क्यों सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालवा में ऐसे मामलों की बाढ़ आती जा रही है, और दूसरा कि पहचान छिपाने के आपराधिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इसकी सामाजिक वजह भी ढूंढनी होगी कि आखिर क्यों कोई पहचान छिपाकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और सरकार की नई हॉलमार्क नीति के विरोध में आज देश भर में जौहरियों ने 1 दिन का हड़ताल रखा, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। हमारे सहयोगी शरद शर्मा आपको बता रहे हैं आखिर ये हॉलमार्क नीति है क्या, और जो जौहरी इसका समर्थन हॉलमार्क का कर भी रहे हैं वो HUID के विरोध में क्यों उतरे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सर्राफा बाजार दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा महाजनी में सोमवार को सन्नाटा रहा। ज्यादातर दुकानें बंद रही। चांदनी चौक के ही मशहूर रिटेल ज्वेलरी बाजार दरीबा कला में ज्वेलर्स की ज्यादातर दुकानों पर भी ताला रहा। पूरे देश में ये हड़ताल चली। दरअसल ज्वेलर्स हॉलमार्क के लिए तैयार हैं, लेकिन HUID के लिए नहीं। HUID का मतलब है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यानी हर गहने की अपनी अलग ID। ये 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसके साथ उस गहने की पहचान, वजन और अन्य जानकारी जुड़ी होती हैं। दरअसल 16 जून से देश के 256 जिलों में हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही HUID की भी एंट्री हो गई। ज्वेलर्स की शिकायत है कि HUID और खरीदार की जानकारी BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिससे ग्राहक की ट्रैकिंग का अंदेशा है। HUID के चलते ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में 5 से 10 दिनों का समय लग रहा है, जबकि पहले उसी दिन हॉलमार्क होकर ज्वेलरी आ जाती थी। हर ज्वेलरी पीस की अलग HUID है, इसलिए ग्राहक के कहने पर भी ज्वेलर किसी भी ज्वेलरी में 2 ग्राम से ऊपर का फेरबदल तुरंत नहीं कर सकते। हॉलमार्क जो मैंडेटरी है 16 जून से 256 जिलों में लागू किया, उससे हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उसके साथ ही 1 जुलाई से HUID लगा दी, जिसके प्रोसीजर में बहुत खामियां हैं। पोर्टल हैंग होता है। पीछे अभी 2 दिन के लिए पोर्टल हैंग हो गया, जिससे पूरे देश का हॉलमार्क माल नहीं हो पाया, 2 दिन के लिए पिछड़ गया। प्रक्रिया में उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिस पर ये ज्वेलरी लोड की जाती है और पूरी वैल्यू चेन के अंदर उसके डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो डेटा प्राइवेसी के कानून का भी उल्लंघन करता है। ये कस्टमर की जो आइडेंटिटी इसमें बताई जा रही है वो कस्टमर के लिए उचित नहीं है, जिसके लिए ये इंडस्ट्री पूरा विरोध करती है। ज्वेलर्स की मांग है कि जब तक नई व्यवस्था की सारी खामियां दूर नहीं हो जाती, तब तक सरकार इस नई व्यवस्था को केवल ट्रायल बेसिस पर ही चलाए। सरकार और ज्वेलर्स की बातचीत अभी चल रही है, लेकिन कोई खास नतीजा इस बातचीत का अभी तक नहीं निकल पाया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक में आज से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऐसे में स्कूल खुलने से पहले ही कड़े निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आज बेंगलुरु के एक स्कूल पहुंचे और छात्रों से उन्होंने बात की। सीएम ने कहा कि छात्र स्कूल खुलने से बेहद खुश हैं, ये उनके लिए आज़ादी जैसा है। और बेंगलुरु में क्यों जब्त हो रही हैं महंगी महंगी कारें, दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन से लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू को अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपने ही सलाहकारों की वजह से फजीहत उठानी पड़ेगी।
उनके एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने फेसबुक पर लिखा, कश्मीर कश्मीरियों का है। भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों और सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कश्मीर को हड़प लिया है और अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो धारा 370 और 35A रखने की जरूरत क्या थी? राजा हरि सिंह के साथ विशेष समझौता क्या था? लोगों को बताएं कि समझौते की शर्तें क्या थीं। माली यहीं नहीं रुके। एक दूसरी पोस्ट में तालिबान की हिमायत करते हुए उन्होंने लिखा, अब सिखों और हिंदुओं की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। वो देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए राज करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। माली ने एक पंजाबी पत्रिका जनतक पैगाम के जून 1989 अंक का कवर पेज शेयर करते हुए इंदिरा गांधी को निशाने पर लिया और लिखा कि हर दमन की हार होती है। अब विरोध के बाद उनका बयान सुनिए। मैं देखो जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्षन। सिद्धू के दूसरे सलाहकार भी पीछे नहीं हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तान की निंदा करने पर सवाल उठाए हैं। इन बयानवीरों पर सिद्धू घिर गए हैं। अपनों के साथ विपक्ष उन पर हमलावर है। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? तो हम कहते हैं कि सिद्धू के एडवाइजर ने डिसरिस्पेक्ट की मुख्यमंत्री की, तो सिद्धू साहब कौन सी अच्छी भाषा बोलते हैं? सिद्धू साहब ने खुद कहा हुआ कि कौन सा कैप्टन, तो एडवाइजर से आप ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? एडवाइजर वो करेंगे जो सिद्धू साहब को पसंद। लेकिन पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का मानना है कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी, और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन साफ है कि सिद्धू के सलाहकार वक्त और मौके की नजाकत को समझने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और पहाड़ों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। शिमला में आज एक भूस्खलन के बाद जो पत्थर गिरे उससे एक घर को भारी नुकसान पहुंचा। इस घर में दिख रही ये दरारें भूस्खलन में गिरे पत्थरों की वजह से आई हैं। पहाड़ी खिसकने से एक बहुत बड़ी चट्टान इस घर पर आ गिरी। ये घटना बीती रात 2 बजे की बताई जा रही है। बेंगलुरु में करोड़पतियों की कमी नहीं है। ऐसे में करोड़ों रुपयों की लग्जरी कारें सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन इतनी महंगी कार के जो मालिक हैं वो भी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन टैक्स बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और ऐसी कई महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। शानदार कारें कभी राजवाड़ों और अंग्रेजों की शान हुआ करती थी। हर एक कार करोड़ों रुपए की। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें जब्त किया है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ये कारें लंबे अरसे से बेंगलुरु में चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक रोड टैक्स और इंश्योरेंस के कागजात नहीं होने की वजह से इन्हें जब्त किया गया है। Karnataka taxes them almost 19.8%, almost 20%. बेंगलुरु में 20 लाख से ऊपर की कारों के लिए कर इनवाइस वैल्यू का 20% के आसपास है। ऐसे में दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवा कर यहाँ लाते हैं, खासकर पुडुचेरी से, जहाँ एक मुश्त 50,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ता है। दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियां कर्नाटक में अधिकतम 11 महीने तक चलाई जा सकती हैं। इसके बाद लाइफ टाइम टैक्स जमा करना अनिवार्य है। जब्त गाड़ियों में रोल्स रॉयस, पोर्श और फेरारी शामिल है। टैक्स और इंश्योरेंस की लाखों रुपए की मोटी रकम बचाने के लिए आमतौर पर ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कंडक्टेड वन स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव इन बेंगलुरु सिटी। अपने विशेष दल का गठन करके इन गाड़ियों को पकड़ा है। हमने कहा है कि ये जल्द से जल्द कागजात लेकर आएं। Kept in our custody. These vehicles are in our custody, and we have advised the owners to bring the original documents. आम लोगों की गाड़ियों का पकड़ा जाना मामूली बात है, लेकिन महंगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, इसलिए अधिकारियों की एक विशेष टीम बनानी पड़ी।
क्योंकि ये गाड़ियां रसूख वाले लोगों की हैं। अब वक्त रहते अगर इन गाड़ियों के कागजात जमा न करवाए गए तो इनकी नीलामी होगी। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई यूनिवर्सिटी के कलीना कैंपस में बच्चों के लिए बने कोविड केयर सेंटर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।